Hello and welcome back. I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. So my dear students, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छी तरह से स्टडीज़ कर रहे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लासिकल पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के सेकंड फ़िलासफ़र की फ़िलासफ़ी को। आई मीन टू से डैट आज हम समझने की कोशिश करेंगे पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ एरिस्टोटल, जिनको हिंदी में हम अरस्तु भी कहते हैं। जानेंगे उनके थॉट्स को, उनके विचार को, जिन्हें हम मानते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जो कि एक ज्ञान के भंडार थे। देखिए, हिस्ट्री में आज तक ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं हुआ है, ऐसा फ़िलासफ़र नहीं हुआ है जिनको काफ़ी सब्जेक्ट की नॉलेज हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो बायोलॉजी हो एंड मच मोर। सो हम उनके फ़िलासफ़िकल पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये एरिस्टोटल फ़िलासफ़ी एंड पॉलिटिक्स का पार्ट 1 है। आज हम चर्चा करेंगे एरिस्टोटल के लाइफ और टाइम के बारे में, जानेंगे एरिस्टोटल की लाइफ और टाइम कैसे थे, कैसा उनका जीवन रहा, क्या क्या उनकी क्रिएशंस रहीं एंड सो ऑन। साथ ही चर्चा करेंगे प्लेटोज़ इफ़ेक्ट ऑन एरिस्टोटल, जानेंगे किस प्रकार और किस तरह एरिस्टोटल के ऊपर प्लेटो का इफ़ेक्ट रहा है। देन चर्चा करेंगे एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पर एंड थ्योरी ऑफ कॉजेस पर, जानेंगे किस प्रकार थ्योरी ऑफ फॉर्म्स प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स से डिफरेंट रही है, एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। साथ ही थ्योरी ऑफ कॉजेस पर भी हम चर्चा करेंगे। थ्योरी ऑफ कॉजेस है क्या, इसको भी हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखें और हमारे साथ समझने का प्रयास करें एरिस्टोटल फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स पार्ट 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन, लाइफ एंड टाइम ऑफ एरिस्टोटल, Plato's effect on Aristotle, theory of form and causes. So my dear students, let's begin. Ancient Greek philosopher Aristotle, together with Socrates and Plato, laid much of the groundwork for Western philosophy. So my dear students, जैसे कि आप जानते हैं कि वेस्टर्न फिलॉसफी को डेवलप करने में सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल का काफ़ी योगदान रहा है, या फिर आप कह सकते हैं इन त्रिमूर्ति के द्वारा ही जो आज वेस्टर्न फिलॉसफी अस्तित्व में है वो इन्हीं के कारण है। देखिए, सोक्रेटिस जो हैं वो मेंटर रहे हैं प्लेटो के एंड प्लेटो मेंटर रहे हैं एरिस्टोटल के। और देखिए, एरिस्टोटल कहीं ना कहीं मेंटर रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के, चाहे उन्होंने 2 साल या 3 साल अलेक्जेंडर द ग्रेट को पढ़ाया हो, लेकिन वो उनके मेंटर रहे हैं। सो देखिए, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल ये त्रिमूर्ति ऐसी हैं जिनका काफ़ी योगदान रहा है वेस्टर्न फिलॉसफी को डेवलप करने में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं एरिस्टोटल के लाइफ एंड टाइम को। माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी थिंकर को समझने से पहले या फिर उनके थॉट्स को समझने से पहले ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम उनके लाइफ एंड टाइम को जानें कि जब उन्होंने थॉट्स दिए थे तो उनकी लाइफ कैसी थी, कैसा उनका टाइम था, किन परिस्थितियों में उन्होंने अपने थॉट्स को दिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल, ग्रीक एरिस्टोटल्स, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट, one of the greatest intellectual figures of Western history. He was the author of a philosophical and scientific system that became the framework and vehicle for both Christian and medieval Islamic philosophy. सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो एरिस्टोटल हैं, जो कि ग्रीक एरिस्टोटल्स हैं, ये एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हैं एंड साथ ही एक साइंटिस्ट हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल फिगर्स ऑफ वेस्टर्न हिस्ट्री, ये वेस्टर्न हिस्ट्री के एक जाने माने ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल फिगर्स माने जाते हैं। साथ ही ये ऑथर रहे हैं फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक सिस्टम के। He was born in 384 BC in स्टेग्रा, ग्रीस। देखिए, एरिस्टोटल का जन्म जो है वो 384 BC में हुआ। इनका जन्म जो है वो स्टेग्रा नाम की स्थान पर हुआ है,
जो कि मैसेडोनिया के बिल्कुल नज़दीक है। अगर आप मैप में देखते हैं तो आप अच्छे प्रकार से समझेंगे कि स्टेगिरा कहाँ पर है एंड मैसेडोनिया कहाँ पर है। देखिए इनका जन्म जो है बेसिकली नॉर्थन ग्रीस के अंदर हुआ है। इनका जन्म जो है वो एथेंस के अंदर नहीं हुआ है, लेकिन जो सोक्रेटिस थे और जो प्लेटो थे उनका जन्म जो है वो एथेंस के अंदर हुआ था। वो दोनों ही फिलोसोफर जो थे वो एथेनियंस थे, लेकिन जो एरिस्टोटल हैं उनका जन्म जो है वो नॉर्थन ग्रीस के अंदर स्टेगिरा नाम के स्थान पर हुआ है। इनका जन्म जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके फादर जो थे वो एक जाने माने फेमस डॉक्टर थे। Aristotle's father died when he was 14 in 374 BC। देखिए इनके फादर का देहांत हो गया था जब ये 14 वर्ष के थे 374 BC के अंदर। was the most notable product of the educational program devised by Plato। देखिए एरिस्टोटल जो हैं वो एक नोटेबल प्रोडक्ट रहे हैं एजुकेशनल प्रोग्राम के, डिवाइस्ड बाय प्लेटो, जो प्लेटो के द्वारा डिवाइस्ड करा गया है। ही स्पेंट 20 years ऑफ हिज लाइफ स्टडिंग एट द अकेडमी। इन्होंने अपने लगभग 20 साल जो हैं वो प्लेटोज अकेडमी के अंदर बिताए हैं, स्पेंड किए थे। या फिर आप कह सकते हैं कि इन्होंने 20 साल तक प्लेटोज की जो अकेडमी थी उसके अंदर अच्छे प्रकार से स्टडी की है। और ये देखिए काफ़ी प्रिय शिष्य रहे हैं प्लेटो के, काफ़ी नोटेबल स्टूडेंट रहे हैं प्लेटो के। प्लेटो अकेडमी के ये जाने माने गुरु शिष्य रहे हैं। देखिए आपको जानकारी के लिए बता दें कि इनके जो मेंटर रहे हैं वो प्लेटो रहे हैं, और ये जो मेंटर रहे हैं एरिस्टोटल जो मेंटर रहे हैं ये रहे हैं मैसेडोनिया के किंग द अलेक्जेंडर द ग्रेट के ये मेंटर रहे हैं। बेशक इन्होंने 2 या 3 साल ही अलेक्जेंडर द ग्रेट को पढ़ाया हो, लेकिन हाँ ये उनके मेंटर रहे हैं, ये उनके टीचर रहे हैं, और द अलेक्जेंडर ग्रेट इनके स्टूडेंट रहे हैं। सो देखिए ही वॉज स्टूडेंट ऑफ प्लेटो इन हिज अकेडमी। ये स्टूडेंट रहे हैं प्लेटो के उनकी अकेडमी के अंदर। थॉट यंग अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑफ मैसिडोनिया। इन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑफ मैसिडोनिया को पढ़ाया था। देखिए ये अलेक्जेंडर द ग्रेट वही है जिन्होंने सिंधु पर कब्जा किया था एंड इवन जो इंडिया के अंदर भी घुस आए थे, जो पोरस के साथ लड़े थे एंड वापस चले भी गए थे। तो ये वही अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं। आई होप आपने इनकी स्टोरी को पढ़ा होगा, मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। Then 357 BC Aristotle decides to leave the academy of Plato with his friend Xenocrates। देखिए 357 BC के अंदर एरिस्टोटल डिसाइड करते हैं कि वो प्लेटो की जो अकेडमी है उसको छोड़ देंगे विद हिज फ्रेंड जेनोक्रेट्स, उनका जो जाना माना फ्रेंड है जेनोक्रेट्स के साथ। एंड देखिए 348 BC में क्या होता है, जो प्लेटो हैं वो पासिस अवे, वो दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं 348 BC के अंदर। देन 347 BC जैसे कि मैंने आपको बताया कि ही इज़ देन इन्वाइटेड बाय किंग फिलिप द सेकेंड ऑफ मैसिडोनिया टू टीच अलेक्जेंडर द ग्रेट। देन नेक्स्ट है हिज कर्म भूमि वॉज एथेंस बट हैड टू लीव इट फॉर फियर ऑफ लाइफ। देखिए इनकी जो जन्म भूमि रही है वो तो स्टेगिरा रही है, लेकिन जो इनकी कर्म भूमि रही है वो एथेंस रही है। इनका जन्म एथेंस में नहीं हुआ, लेकिन इनकी कर्म भूमि जो है, जो भी इन्होंने अपने वर्क करे हैं, जो भी इनकी क्रिएशंस रही हैं वो इन्होंने एथेंस में रहकर ही करी हैं। इनकी जो जानी मानी अकेडमी थी लाइसम, वो भी इन्होंने एथेंस के अंदर ही खोली थी, बट हैड टू लीव इट फॉर फियर ऑफ लाइफ। लेकिन उनका जीवन जो है वो एक डर से भरा था, एक भय से भरा था। देखिए इनकी कर्म भूमि एथेंस क्यों रही है, क्योंकि इन्होंने देखिए 20 साल लगभग प्लेटो अकेडमी के अंदर पढ़ा। देन इन्होंने अपने क्रिएशंस जो भी करी वो भी प्लेटो अकेडमी के अंदर ही करी। देन एथेंस में रहकर ही इनकी क्रिएशंस की डेवलपमेंट हुई एंड इन्होंने जो भी कुछ लिखा वो एथेंस के अंदर रहकर ही लिखा। इन्होंने जो अपनी अकेडमी खोली वो भी इन्होंने एथेंस के अंदर ही खोली। सो इस प्रकार इनकी जो कर्म भूमि रही है वो एथेंस रही है और इनकी जन्म भूमि जो रही है वो स्टेगिरा नियर मैसिडोनिया रही है। Aristotle's intellectual range was vast, covering most of the science and many of arts, including biology, botany, chemistry, ethics, history, logic, metaphysics, rhetoric, philosophy of mind, philosophy of science, physics, political theory, and much more।
सो देखिए स्टूडेंट्स, जो एरिस्टोटल हैं वो एक इंटेलेक्चुअल रेंज रही है उनकी जो इंटेलेक्चुअल रेंज है वो काफ़ी वास्ट रही है। उन्होंने कवर करे हैं मोस्ट ऑफ द साइंसेज एंड मैनी ऑफ आर्ट्स, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो बोटेनी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो इथिक्स हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो लॉजिक हो। इन्होंने हर एक चीज़ में अपनी जो क्रिएशंस है वो करी है। इन्होंने हर एक सब्जेक्ट का ज्ञान जो है वो लिया था, या फिर आप कह सकते हैं कि इनको हर एक सब्जेक्ट का ज्ञान था। ये काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन रहे हैं। देन हिज मेन क्रिएशंस, अगर हम इनकी मेन क्रिएशंस की बात करें तो देखिए एरिस्टोटल इज said to have written about 150 philosophical treatises. About the 30 that survive touch on the enormous range of philosophical problems, then biology and physics to morals to एस्थेटिक्स टू पॉलिटिक्स। सो देखिए स्टूडेंट्स, इनकी लगभग 150 जो फिलोसफिकल ट्रीटीज़ रही हैं उनमें से केवल 30 बुक्स ही बची हैं जो कि जानी मानी बुक्स हैं, जो इनकी जानी मानी क्रिएशंस हैं। मोस्टली लेक्चर नोट्स इनके पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लेटो के जो हैं वो डायलॉग फॉर्म में पाए गए, इनके जो हैं वो लेक्चर नोट्स में पाए गए हैं। द मोस्ट वेल नॉन वर्क वर द पॉलिटिक्स, इनकी जो जाने माने वर्क रहे हैं, जाने मानी क्रिएशंस रही हैं वो रही है पॉलिटिक्स, द निकोमैकन एथिक्स एंड द एंडमिनियन एथिक्स और ऑन द सोल। सो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कुछ इनकी नोटेबल क्रिएशंस के बारे में यहाँ पर चर्चा करी है, जो कि है पॉलिटिक्स, जो कि एक जानी मानी जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो इसी के अंदर से लिया गया है। देन है निकोमैकन, देखिए इनके फादर का नाम भी निकोमैकन था एंड इनके जो सुपुत्र थे उनका भी निकोमैकन ही नाम था, ठीक है। इनकी निकोमैकन एथिक्स जो है वो भी एक जानी मानी नोटेबल क्रिएशंस रही है एंड साथ ही ऑन द सोल भी एक जानी मानी मेन क्रिएशंस रही है। सो दीज आर द मेन क्रिएशंस ऑफ एरिस्टोटल। लगभग 150 इनकी ट्रीटीज़ रही हैं, लेकिन अस्तित्व में केवल इस टाइम जो हैं वो 30 क्रिएशंस ही सर्वाइव कर रही हैं। देन ही फाउंडेड लाइसम, हिज ऑन अकेडमी। देखिए ये फाउंडर रहे हैं लाइसम के, जो इनकी खुद की एक अकेडमी थी। फ्रॉम 335 BC टिल हिज डेथ, देखिए लगभग 335 BC से लेकर उनकी मृत्यु तक ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू रिसर्च, उन्होंने अपने आप को डिवोट करा रिसर्च के अंदर, टीचिंग के अंदर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ के अंदर इन लाइसम के अंदर ही इन्होंने रिसर्च करी, टीचिंग करी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ करी। एरिस्टोटल्स इंटेलेक्चुअल रेंज वॉज वास्ट, covering most of the sciences and many of the arts including biology, botany, chemistry, ethics, history, logic, etc. जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। Then considered as true scientist, इनको देखिए कंसिडर करा जाता है ट्रू साइंटिस्ट। द फिलोसोफर पर आप ज़्यादा एम्फेसिस करें। द फिलोसोफर का मतलब है कि ये ग्रेट फिलोसोफर थे। फर्स्ट टीचर, देखिए जो मुस्लिम वर्ल्ड थे उन्होंने इनको फर्स्ट टीचर कहा, इवन जो क्रिश्चियन वर्ल्ड भी है उन्होंने भी इनको फर्स्ट टीचर कहा। द मास्टर ऑफ देम डैट नो, देखिए जो भी उस समय लोग इनको जानते थे उन्होंने कहा कि मास्टर ऑफ देम डैट नो, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सब्जेक्ट्स के अंदर मास्टर डिग्री जो है वो करी हुई थी, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मेटाफिजिक्स हो, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट हो, इन्होंने काफ़ी भारी मात्रा में काफ़ी सब्जेक्ट्स के अंदर मास्टर्स डिग्री जो है वो कर रही हुई थी। सो इसीलिए इनको मास्टर ऑफ देम डैट नो कहा जाता है। देन ही डाइड इन 322 BC, देखिए इनका मृत्यु जो है वो 322 BC के अंदर हो गया एट द एज ऑफ 62, लगभग 62 साल के अंदर एज के अंदर इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। ऑन अकाउंट ऑफ क्रोनिक इंडाइजेशन rendered acute by overwork as certified by his physician. So my dear student, ये था लाइफ एंड टाइम ऑफ एरिस्टोटल। सो देखिए अनलाइक प्लेटो, एरिस्टोटल वॉज नॉट एन एथेनियन बाय बर्थ। ही वॉज born in Stagira, was a pupil of Plato and subsequently taught Alexander and then established his own school, the Lyceum. Aristotle's relationship to Plato was similar to J.S. Mill relations to Bentham, as both Aristotle and Mill
reputed major politics of teaching of their masters Plato and Bentham respectively. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए क्विकली बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं प्लेटोज इफेक्ट ऑन एरिस्टोटल कि किस प्रकार एरिस्टोटल के ऊपर प्लेटो का इफेक्ट रहा है। सो एरिस्टोटल्स थिंकिंग इन कंपैरिजन टू प्लेटो, अगर हम एरिस्टोटल की थिंकिंग को कंपेयर करते हैं प्लेटोज थिंकिंग से, सो देखिए एरिस्टोटल्स थिंकिंग सीम्स टू बी मोर लॉजिकल। इनकी जो थिंकिंग थी ये काफ़ी लॉजिकल थी, काफ़ी प्रैक्टिकल थी, काफ़ी साइंटिफिक थी एंड काफ़ी एक्सपीरियंस्ड थी। एरिस्टोटल हैज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन नेचर, देखिए एरिस्टोटल ने ट्राई करा है ह्यूमन नेचर को अच्छे प्रकार से प्रैक्टिकल वे में समझाने का। दिस इज़ द रीज़न, यही रीज़न है कि मैक्सी जो है वो कहते हैं कि एरिस्टोटल इज़ द फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट। जो एरिस्टोटल थे वो एक फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार एरिस्टोटल वॉज रियलिस्टिक वाइल प्लेटो वॉज आइडियलिस्टिक। देखिए एरिस्टोटल जो थे वो रियलिस्टिक थे, वो रियलिटी को ज़्यादा प्रीफर करते थे, और जो प्लेटो थे वो एक आइडियलिस्टिक थे, वो आइडिया को ज़्यादा प्रीफर करते थे। एरिस्टोटल वॉज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी वाइल द प्लेटो वॉज रोमिंग इन द फैंटेसीज। देखिए एरिस्टोटल जो हैं वो स्टैंड करते थे ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी, और जबकि प्लेटो जो थे वो स्टैंड करते थे ऑन द रोमिंग इन द फैंटेसीज। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के अनुसार टू सेपरेट अ फैमिली and private property from a person is very difficult. According to him, society is natural because everyone comprising the society can fulfill their needs only by helping each other. As per Aristotle, एरिस्टोटल के अनुसार depriving a person, किसी पर्सन को डिप्राइव करना, कोई पर्सन अगर डिप्राइव है फ्रॉम हिज फैमिली, अपनी फैमिली से एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी से, सो वुड बी एन एक्सट्रीम स्टेप। प्लेटो हैज़ गिवन टू मच एम्फेसिस, देखिए प्लेटो ने सबसे ज़्यादा एम्फेसिस करा ऑन द यूनिटी ऑफ स्टेट, स्टेट की यूनिटी पर, वाइल एज पर एरिस्टोटल के अनुसार यूनिटी इज़ नॉट पॉसिबल, यूनिटी पॉसिबल नहीं है बाय डिस्ट्रॉइंग फैमिली एंड विलेज। एरिस्टोटल रिप्यूडिएटेड मेजर पोर्शंस ऑफ द टीचिंग ऑफ हिज मास्टर प्लेटो। The fundamental difference between Plato and Aristotle led them to initiate two great streams of thoughts which constitute what is known as the Western political theory. From Plato comes political idealism and from Aristotle comes political realism. देखिए जो प्लेटो है उनसे निकल कर आता है पॉलिटिकल आइडियलिज्म, एंड जो एरिस्टोटल है उनसे निकल कर आता है पॉलिटिकल रियलिज्म। एरिस्टोटल क्रिटिसाइज्ड प्लेटोज स्टेट एज एन आर्टिफिशियल क्रिएशन। एरिस्टोटल जो हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं प्लेटोज स्टेट एज एन आर्टिफिशियल क्रिएशन को, बिल्ड सक्सेसिवली इन 3 stages with producers coming first and thereafter followed by the auxiliaries and the rulers. On the contrary, Aristotle regarded the state as a natural organization, the result of growth and evolution. With Plato, Aristotle does recognize the importance of the state for individual and also, like Plato, considers the state like a human organism, but unlike him, he does not think of the state as a unity. For Aristotle, the state was a unity in diversity. देखिए स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल ने जो भी उनके मास्टर प्लेटो ने जो भी थॉट्स दिए, जो भी उन्होंने पढ़ाया, उनको ही आगे चलकर उनके कुछ पोर्शंस को उन्होंने कंसीडर करके एक्सप्लेन करने का, ब्रॉडली एक्सप्लेन करा है। उन्होंने अपने माइंडसेट के द्वारा, उन्होंने अपनी थिंकिंग के द्वारा उनको और ज़्यादा एक्सपेंड करा है। उन्होंने कहा है कि द स्टेट वॉज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, स्टेट जो है वो यूनिटी होना चाहिए अपनी डाइवर्सिटी में। एंड देखिए जो एरिस्टोटल हैं इन्होंने प्लेटो के काफ़ी कंसेप्शंस को लेकर क्रिटिसाइज़ करा है। उन्होंने काफ़ी टॉपिक्स के ऊपर जो भी उनके आइडियाज़ थे, जो भी उनके थॉट्स थे, उनको क्रिटिसाइज़ करा है अपनी थिंकिंग से, अपने माइंड से, अपनी साइंटिफिक नॉलेज से। एरिस्टोटल डिड नॉट एग्री विद प्लेटो ऑन द नोशन ऑफ जस्टिस। देखिए एरिस्टोटल जो हैं वो बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं प्लेटो ऑन नोशन ऑफ जस्टिस। जो प्लेटो का नोशन है, जो आइडिया है जस्टिस के ऊपर, उससे ये बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं।
ये डिसएग्री रहते हैं उनके जस्टिस के आइडिया से। फॉर ही उनके अनुसार अनलाइक प्लेटो फाउंड जस्टिस मोर इन द realms ऑफ enjoying one's राइट्स rather than performing one's duties। फॉर एरिस्टोटल के लिए जस्टिस वॉज अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी। जस्टिस जो है वो एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी वर्च्यू है, एंड नॉट डूइंग थिंग्स अकॉर्डेंस विद वंस नेचर। प्लेटो जस्टिस वॉज इथिकल इन नेचर। जो प्लेटो का जस्टिस का कॉन्सेप्ट था, आइडिया था, वो इथिकल था नेचर के अंदर। वाइल डैट ऑफ एरिस्टोटल जुडिशियल और मोर स्पेसिफिकली लीगल इन नेचर। और जो एरिस्टोटल का जुडिशियल या फिर जो इनका जस्टिस का जो आइडिया है वो काफ़ी लीगल है नेचर के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने जो प्लेटो फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 एंड काफ़ी वीडियोस जो हमने अपलोड करी हैं प्लेटो के ऊपर, प्लेटो फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स के ऊपर, उनको आपने ज़रूर देखा होगा और जाना होगा उनकी पॉलिटिक्स को, उनकी फ़िलॉसफी को, उनके क्या थॉट्स थे, उनके क्या आइडियाज़ थे। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, उस प्लेलिस्ट तक अगर आप अभी तक नहीं गए हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चिला की प्लेलिस्ट को अवश्य चेक कर लें, जो कि क्लासिकल पॉलिटिकल फ़िलॉसफी, उनके कॉन्सेप्ट्स को, उनके आइडियाज़ को अच्छे प्रकार से समझें। क्योंकि जब तक आपको उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ नहीं पता होंगे तब तक आप एरिस्टोटल के आइडियाज़ को अच्छे प्रकार से समझ नहीं पाएंगे। देन Aristotle did not approve of the three classes of Plato's ideal state, specifically the guardians having the political power with them. He disagreed with the idea of one class enjoying all power of the state. Aristotle looks upon this ruling class system as an ill-conceived political structure. देखिए एरिस्टोटल जो हैं वो अप्रूव नहीं करते हैं थ्री क्लासेस ऑफ प्लेटोज आइडियल स्टेट को भी, स्पेसिफिकली द गार्जियन हैविंग द पॉलिटिकल पावर, जहाँ पर हमने देखा कि गार्जियंस के पास पॉलिटिकल पावर होती है एंड जो प्रोड्यूसिंग क्लास होती है उनके पास बिल्कुल भी पॉलिटिकल पावर नहीं होती है, उनको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का अवसर जो है, अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं दी जाती है। सो ही डिसएग्रीड विद द आइडिया ऑफ वंस क्लास इंजॉइंग ऑल पावर। ये डिसएग्री करते हैं कि एक ही क्लास जो है वो क्यों एंजॉय करती है सभी पावर्स को, स्टेट की सभी पावर्स को क्यों एंजॉय करती है एक ही क्लास, और क्लास क्यों नहीं करती हैं। एरिस्टोटल लुक्स अपॉन दिस रूलिंग क्लास सिस्टम एज एन इल कंसीव्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। एरिस्टोटल जो हैं वो इस रूलिंग क्लास सिस्टम को एक तरीके से इल कंसीव्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मानते हैं। देन प्लेटो इन हिज रिपब्लिक डिड नॉट कंसिडर लॉज एज इम्पोर्टेंट। देखिए प्लेटो अपने रिपब्लिक के अंदर बताते हैं, कंसिडर करते हैं कि लॉज जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन डैट वेयर द रूलर्स वर वर्चुअस देयर वॉज नो नीड ऑफ लॉज। जहाँ ये कहते थे कि जहाँ पर रूलर्स जो हैं वो वर्चुअस होंगे वहाँ पर किसी भी लॉ की, किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होगी। एरिस्टोटल रियलाइज्ड दैट significance of laws and held the view that rule of law was any day better than the rule of man। लेकिन एरिस्टोटल ने ही रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को उजागर करा, ठीक है, इन्होंने ही रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट को दिया। इन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है रूल ऑफ मैन से। हाउसोएवर वाइज दोज रूलर्स माइट बी, even Plato realized the utility of laws and revised the position in his laws। Then at last, both Plato and Aristotle start with ideal, examine the actual and stop at the possible. There is in each a belief in natural inequality, in the dominance of reason over the passion, in the self-sufficing state as the only unit necessary for individual development. Like his teacher Plato, Aristotle thinks that the ethical perfection of man is possible only in a state and that the interest of the state is the interest of those who constitute it। So my dear students, this is the Plato's effect on Aristotle। I hope आप जान गए होंगे कि किस प्रकार इफेक्ट रहा है एरिस्टोटल के माइंड के ऊपर प्लेटो का, एरिस्टोटल की लाइफ के ऊपर प्लेटो का। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं, चर्चा करते हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म एंड कॉजेज़ पर। जानने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ फॉर्म किस प्रकार डिफरेंट है प्लेटोज थ्योरी ऑफ फॉर्म से,
साथ ही थ्योरी ऑफ कॉजेज है क्या उसके मायने हैं, क्या उसके मीनिंग हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू हिम एवरी फिनोमिनन हैज़ टू एस्पेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल के अनुसार हर एक फिनोमिना के, हर एक घटनाक्रम के दो पहलू होते हैं, टू एस्पेक्ट होते हैं। पहला होता है फॉर्म और दूसरा होता है मैटर। एज अगेंस्ट प्लेटो, प्लेटो के अगेंस्ट में एरिस्टोटल गिव्स सिग्निफिकेंस टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट मैटर, वेयर एज प्लेटो बिलीव्स दैट वट एवर इज विजिबल इज द शेडो ऑफ द फॉर्म। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने प्लेटोज फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स में थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को अच्छे प्रकार से समझा होगा, जाना होगा कि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स थी क्या। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को अभी देखें और कंपेयर करें प्लेटोज थ्योरी ऑफ फॉर्म को एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ फॉर्म के साथ। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें तो देखिए प्लेटो के अनुसार वो कहते थे कि जो भी हम अपने सेंसेस के थ्रू, आँख, नाक, मुंह, जीभ, जो भी हम अपने सेंसेस के थ्रू चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, फील करते हैं, वो सभी एक प्रकार से शैडो हैं, एक तरीके से वो इल्यूज़न हैं। उनके अनुसार एक सेकंड वर्ल्ड है, एक अलग दुनिया है, जो कि एक इंटेलिजिबल वर्ल्ड वो कहते हैं, जहाँ पर सेंसेस के द्वारा नहीं बल्कि नॉलेज के द्वारा, रीज़न के द्वारा उसको फील करा जाता है। जहाँ पर वो कहते थे कि जो भी हम रियल वर्ल्ड के अंदर जो भी हम चीज़ें विजिबल हो पाती हैं हमारे आसपास, वो उस दूसरे वर्ल्ड की, जो इंटेलिजिबल वर्ल्ड उन्होंने बताया है, वो उसकी एकदम कॉपी है। जो आप देखते हैं, जो भी आप महसूस करते हैं, जो अपने सेंसेस के द्वारा, जो भी आप खाते हैं, देखते हैं, पीते हैं, चलते हैं, जो भी आप अपने सेंसेस के द्वारा जो भी करते हैं, वो केवल शैडो मात्र है। ऐसा प्लेटो का कहना था अपनी थ्योरी ऑफ फॉर्म के अकॉर्डिंग। सो देखिए स्टूडेंट्स, जो एरिस्टोटल हैं वो कहते हैं कि मटेरियलिज्म एंड रियलिज्म कुछ टू एक्सपेक्ट होते हैं वर्ल्ड के, ठीक है। मटेरियलिज्म का तात्पर्य है मटेरियल से और रियलिज्म का तात्पर्य है रियलिटी से। वर्ल्ड ऑफ बीइंग दैट इज आइडियाज एंड वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग दैट इज मटेरियल वर्ल्ड ऑफ आवर सेंसेस आर वन एंड सेम। देखिए एरिस्टोटल कहते हैं कि वर्ल्ड ऑफ बीइंग यानी कि जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है, एंड साथ ही वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग यानी कि वर्ल्ड ऑफ मटेरियल वर्ल्ड जो है, ये जो हम अपने सेंसेस के द्वारा फील करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, महसूस करते हैं, ये दोनों ही वर्ल्ड जो हैं ये एक हैं एंड सेम हैं, ठीक है। प्लेटो के अनुसार ये दोनों ही वर्ल्ड जो हैं वो डिफरेंट थे, और लेकिन एरिस्टोटल के अनुसार ये दोनों ही वर्ल्ड जो हैं, चाहे वो वर्ल्ड ऑफ आइडिया है, चाहे आप कह लें वर्ल्ड ऑफ मैटर है, ये दोनों ही एक हैं और समान हैं एंड सेम हैं, ठीक है। वी प्रिसीव द फॉर्म ऑफ एसेंस ऑफ एनीथिंग। देखिए एरिस्टोटल का ये कहना है कि वी प्रिसीव द फॉर्म और एसेंस ऑफ एनीथिंग। देखिए हम जो प्रिसीव करते हैं किसी भी चीज़ की फॉर्म को, किसी भी चीज़ के एसेंस को, चाहे वो ट्री हो, चाहे वो हॉर्स हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, जो भी हम प्रिसीव करते हैं फ्रॉम आवर सेंसेस, अपने सेंसेस के द्वारा, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, रियलिटी कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम आवर सेंसेस। उनका कहना है कि रियलिटी जो है वो केवल और केवल अंडरस्टैंड करी जा सकती है अपने सेंसेस के द्वारा। नो नीड फॉर इमेजिनिंग एंड अदर इंटेलिजिबल वर्ल्ड। हमें उनको एक्सपीरियंस करने की, उनको लर्निंग करने की, उनको फील करने की किसी इमेजिनिंग या फिर किसी अदर इंटेलिजिबल वर्ल्ड की आवश्यकता नहीं है। एवरीथिंग इज़ मेड अपॉन मैटर। हर एक चीज़ जो है वो मैटर से बनी है, फॉर्म से बनी है, सब्सटेंस से बनी है, एसेंस से बनी है। सो देखिए स्टूडेंट्स, ओवरऑल उनका ये कहना था कि वर्ल्ड ऑफ बीइंग यानी कि वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ एंड वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग दैट इज़ मटेरियल वर्ल्ड जो है, जो हम अपने सेंसेस के द्वारा फील कर पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, वो दोनों ही एक हैं और सेम हैं, ठीक है। ये इनका बेसिकली कहना था थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में। इनका कहना था कि एवरीथिंग इज़ मेड अपॉन मैटर। हर एक चीज़ जो है वो मैटर से बनी है एंड फॉर्म से बनी है, चाहे वो एक सब्सटेंस से बनी है, एक एसेंस से बनी है। सो although Aristotle's system makes room for forms,
they differ significantly from forms as Plato's conceived them. For Aristotle, the form of a particular thing is not separate from the thing itself. Any form it is the form of something. In Aristotle's physics, form is always paired with matter, and the paradigm examples of forms are those of material substances. सो आइए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ कॉजेस की। जानने का प्रयास करते हैं कि थ्योरी ऑफ कॉजेस के माध्यम से एरिस्टोटल क्या समझाना चाहते हैं, क्या हिडन आइडिया है थ्योरी ऑफ कॉजेस का। सो देखिए स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ कॉजेस जो हैं ये एक मेटाफिजिकल क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है। फिर मेटाफिजिकल जो क्वेश्चंस हैं उनको फाइंड करने का ये एक माध्यम है। ठीक है, जैसे कि अगर हम क्वेश्चन करें कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है पृथ्वी पर जन्म लेने का, एंड सो ऑन। सो इन सभी मेटाफिजिकल क्वेश्चंस के जवाब जो हैं वो हमें थ्योरी ऑफ कॉजेस के द्वारा फाइंड आउट करने का एक टास्क है, या फिर आप कह सकते हैं थ्योरी ऑफ कॉजेस के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि हम अपनी पृथ्वी पर क्यों हैं, हमने क्यों जन्म लिया है, हमारा क्या पर्पस है पृथ्वी पर आने का, एंड सो ऑन। सो इन सभी मेटाफिजिकल क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने का एक जरिया है थ्योरी ऑफ कॉजेस, जहाँ पर एरिस्टोटल जो हैं वो 4 काइंड्स ऑफ कॉजेस का जिक्र करते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो 4 टाइप ऑफ कॉजेस, एंड उनके द्वारा जानने का प्रयास करते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, एंड मुझे किसने बनाया है, एंड सो ऑन। सो देखिए 4 टाइप जो कॉजेस हैं वो हैं फॉर्मल कॉज, मटेरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज, एंड फाइनल कॉज। ये जो हैं ये 4 कॉजेस जो हैं ये एक्सप्लेन करते हैं एनीथिंग, वाई एनीथिंग इज़ व्हाट इट इज़। सो देखिए फॉर्मल कॉज की अगर हम बात करें, सो ये बात करता है फॉर्म और एसेंस विच मेक इट व्हाट इट इज़। देन मटेरियल कॉज जो है बात करता है मैटर फ्रॉम विच इट इज़ मेड, एंड एफिशिएंट कॉज बात करता है what caused it to be, what happened from which it came into being, and final cause बात करता है what is its purpose of being। सो आइए इन 4 कॉजेज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं, अप्लाई करते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर। जानते हैं कि किस प्रकार एक्सप्लेनेशन मिलती है हमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी की एरिस्टोटल्स 4 काइंड्स ऑफ कॉजेज़ के माध्यम से। सो देखिए सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल कॉज की, जहाँ पर हम बात करते हैं एलिमेंट्स इट इज़ मेड, कि किस एलिमेंट्स के द्वारा ये बना है, इसको हम मटेरियल कॉज कहते हैं। मटेरियल कॉज का मतलब है कि मैटर फ्रॉम विच इट इज़ मेड, कि किस मैटर से ये बना है, किस एलिमेंट से ये मिलकर बना है। सो देखिए अगर हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करें, सो ये देखिए कॉपर, आयरन एंड काफ़ी चीज़ों से मिलकर ये बना है। ठीक है, इसमें जो मेन चीज़ है, मेन मटेरियल है वो है कॉपर और आयरन। देन बात करते हैं एफिशिएंट कॉज की। एफिशिएंट कॉज का मतलब है प्रीसीडिंग फोर्स दैट पुशेस इट इनटू एक्शन, यानी कि किन के द्वारा फोर्स करा गया है, इसको अस्तित्व में किसने लाया है, ठीक है, वर्चस्व में किसने लाया है, ये है एफिशिएंट कॉज। एफिशिएंट कॉज का मतलब है व्हाट कॉज्ड इट टू बी, क्या कारण है कि ये हमारे अस्तित्व में है। व्हाट हैपेंड फ्रॉम विच इट केम इन टू बींग, क्या इसके साथ हुआ है कि ये आज हमारे अस्तित्व में है, ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो देखिए इसका आंसर अगर हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी का दें एफिशिएंट कॉज का, तो देखिए कंस्ट्रक्शन और वर्कर्स के द्वारा इसको अस्तित्व में लाया गया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन और वर्कर्स के द्वारा है। देखिए वैसे क्रेन भी लगी है और भी चीज़ें लगी हैं, लेकिन मेरे अनुसार वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन के द्वारा इसको अस्तित्व में लाया गया है। सो ये इसका एफिशिएंट कॉज हुआ। देन बात करते हैं फॉर्मल कॉज की। फॉर्मल कॉज का मतलब है कि फॉर्म कि किस प्रकार की फॉर्म से मिलकर बना है, किस प्रकार का फंक्शन करता है, एंड और एसेंस कि किस प्रकार के इसके अंदर एसेंस है। ठीक है, इट इज़ वॉट इट इज़ व्हेन फ्लरिशिंग, जब ये विकसित हुआ, जब ये बनकर तैयार हुआ, तो ये किस प्रकार की फॉर्म को उजागर करता है, किस प्रकार के फंक्शन को ये फ्लरिश करता है। ठीक है, किस प्रकार का ये एसेंस हमको देता है, ये होता है फॉर्मल कॉज।
जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये इमेज ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये एक इमेज है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, ठीक है। ये इसका फॉर्मल कॉज है। फॉर्मल कॉज का मतलब है कि फॉर्म और एसेंस विच मेक्स इट व्हाट इट इज़। देन लास्ट एंड फाइनल कॉज है फाइनल कॉज, पर्पस ऑफ दैट थिंग, कि उस चीज़ का, उस थिंग का क्या पर्पस है, क्यों वो बनाई गई है। चलो बना भी दी गई उसका, लेकिन पर्पस क्या है अस्तित्व में रहने का, ये है फाइनल कॉज। जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का पर्पस है व्हाट इट एग्जिस्ट फॉर, टू सेलिब्रेट फ्रीडम, फ्रीडम को सेलिब्रेट करने का इसका पर्पस था। जैसे कि आपको पता है कि फ्रांस ने ये गिफ्ट करा था यूएस को, अमेरिका को, और ये जो है ये सेलिब्रेट फ्रीडम का एक सिंबल को पर्पस है, ठीक है। ये एक पर्पस है सेलिब्रेट फ्रीडम का। सो फाइनल कॉज का मतलब है कि व्हाट इज़ इट्स पर्पस ऑफ बीइंग, कि उसका पर्पस क्या है रहने का, ठीक है। सो दीज आर द मेन 4 कॉजेज, जहाँ पर है फॉर्मल कॉज, मटेरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज एंड फाइनल कॉज। देखिए ये कॉज नहीं, ये एक तरीके से आंसर्स हैं, एक तरीके से एक्सप्लेनेशंस हैं किसी भी चीज़ की। सो ऐसे ही आप और बाकी चीज़ों की भी थ्योरी ऑफ कॉजेज़ के माध्यम से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, उनके एक्सप्लेनेशन जो है वो दे सकते हैं, जान सकते हैं कि फॉर्मल कॉज है क्या, मटेरियल कॉज क्या है, एफिशिएंट कॉज क्या है एंड फाइनल कॉज क्या है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको थ्योरी ऑफ फॉर्म एंड थ्योरी ऑफ कॉजेज़ अच्छे प्रकार से समझ आ गई होगी। आने वाली वीडियोज़ में हम और काफ़ी एग्जाम्पल्स के साथ चर्चा करेंगे थ्योरी ऑफ कॉजेज़ के ऊपर भी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो के अंदर जो कि क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी, एरिस्टोटल, फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स पार्ट 1 है, इसके अंदर हमने एरिस्टोटल के इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखा, उनकी लाइफ एंड टाइम के बारे में हमने जाना, प्लेटोज इफेक्ट ऑन एरिस्टोटल को जाना और समझा, देन थ्योरी ऑफ फॉर्म एंड थ्योरी ऑफ कॉजेज़ को भी जाना और उनके क्या मायने हैं, क्या उनके मीनिंग हैं, उनको भी समझने का प्रयास करा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये कंसेप्शंस अच्छे प्रकार से समझ आ गए होंगे। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू enjoyed the content of this video, do like, share, comment and click the subscribe button so you can receive more content like this every week. So students, thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.